विवादों में घिरी कुरुक्षेत्र जेल, कैदियों की जेल के अंदर की वीडियो सोशल मीडिया पर हुई वायरल। वीडियो में हुक्का पीते नजर आ रहे कैदी, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। रोहतक में सीमेंट की दुकान पर बैठे युवक पर हमला, अज्ञात हमलावर ने चलाई करीब 4 गोलियां, घायल युवक की हालत गंभीर, हमलावर की तलाश में जुटी पुलिस। वृंदावन हादसे में भिवानी की महिला की मौत, जगत कॉलोनी निवासी आशा मिड्ढा का हुआ अंतिम संस्कार। परिजनों ने सुरक्षा इंतजामों को लेकर लापरवाही के लगाए इल्जाम, प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग। कुरुक्षेत्र में सीएम सैनी ने महात्मा ज्योतिबा फुले को किया नमन, जयंती पर सीएम ने महात्मा फुले के विचारों को किया याद, कहा उनके विचार युवाओं को करते हैं प्रेरित। हरियाणा आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, 14 अप्रैल को पंचकुला में डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन का दूसरी बार हरियाणा दौरा। सिंगर बादशाह के टिटेरी सॉन्ग का न्यू टीजर जारी, कंट्रोवर्सी के बाद गाने में किए बदलाव, कहा टिटेरी फिर से अश्लीलता के आरोपों के बाद पहले डिलीट हुआ था गाना। अर्जुन अवॉर्डी मुक्केबाज स्वीटी बुरा और दीपक हुड्डा का हुआ तलाक, आपसी सहमति से हुए अलग। 2022 में हुई थी शादी, फरवरी 2025 से चल रहा था झगड़ा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे एक वीडियो के साथ, और ये वीडियो जेल के अंदर से आई है। कुरुक्षेत्र जेल के अंदर से एक वीडियो आई है, सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रही है, और जिसके बाद कुरुक्षेत्र जेल जो है वो सवालों में घिर चुका है, विवादों में जेल घिर चुका है। वीडियो में कैदी जेल के अंदर जो है हुक्का पीते नजर आ रहे हैं, हुक्के जैसी चीज जो है वो रखी गई है। और ये जो वीडियो है कैदी ने जेल के अंदर मोबाइल से बनाई है। अंबाला पुलिस की जांच में पूरे मामले का खुलासा होता है। वीडियो जिला जेल कुरुक्षेत्र के होने की पुष्टि हुई है। बम्बीहा गैंग से जुड़ा दिलबर मुख्य आरोपी जो है इसका बताया जा रहा है, और दिलबर ने सोशल मीडिया पर पहले वीडियो अपलोड किया, जिसके बाद उसके साथी अंकित ढांडा ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किया। जेल के अंदर बैरक और कैदी वीडियो में दिख रहे हैं, और इस दौरान वो बाल्टी दिख रही है, एक बाल्टी के ऊपर जग जैसी चीज रखी नजर आ रही है, एक पाइप लगी नजर आ रही है, और हुक्का पीते एक तरह से वो नजर आ रहे हैं। वीडियो जेल के अंदर का है, जिसके बाद ये सवाल इस वीडियो पर उठ रहे हैं। प्रशासन को लेकर, पुलिस प्रशासन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मेरे सहयोगी अशोक यादव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी अशोक, एक वीडियो सामने आता है और जेल के अंदर का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जांच में खुलासा हुआ है कि कुरुक्षेत्र जेल का है, इस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, ये वीडियो कुरुक्षेत्र जेल का है, और बकायदा अंबाला की जब पुलिस जांच करी थी तो उसके अंदर ये पता चल पाया है। और ये जो वीडियो के अंदर जिस तरह से ये हुक्के के पास बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये कैसे बना वीडियो, इनको तमाम पहलुओं को लेकर पुलिस जांच कर रही है। और जिस तरह से पुलिस की बात की जाए तो पुलिस ने कहीं ना कहीं ये बड़ा खुलासा पुलिस जांच में हो रहा है कि इनके जो वीडियो है, फोटो और वीडियो है, बम्बीहा जो गैंग है उससे जुड़े हुए अपराधी हैं। दिलबर ये अंबाला के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी इंस्टा आईडी पे इसको अपलोड किया है। तो इन तमाम पहलुओं की जो पुलिस जांच कर रही है, इनके खिलाफ हत्या, लूट और अपहरण जैसे आर्म एक्ट जो होता है, यानी कि उसके तहत कई मामले जो दर्ज हैं, उसको लेकर जो अब पुलिस भी जांच कर रही है। 24 नवंबर को बाकायदा की गिरफ्तारी हुई थी, जो पुलिस के मुताबिक है आरोपी दिलबर ने जेल के अंदरूनी तस्वीरें दिखाकर युवाओं को अपराध की दुनिया की तरफ आकर्षित करने की जो कोशिश की है, इसको तमाम जो उसको लेकर पुलिस पूरी तरह से जांच कर रही है कि आखिरकार ये वीडियो किस तरह बना, और इसको लेकर अब कहीं ना कहीं इनके ऊपर जो मामला दर्ज किया जाएगा, और उसके तहत पुलिस जांच करेगी कि किस तरह से मोबाइल अंदर पहुंचा, क्योंकि जो जेल होती है उसके अंदर मोबाइल ले जाना अपने आप में बड़ा अपराध माना जाता है। बिल्कुल तो अशोक, सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जेल के अंदर वीडियो बना है, और अब जो है पता भी चल गया है कौन से जेल में बना है, तो जो सुरक्षा व्यवस्था है और जेल के नियम है उनको भी ताक पर रखकर यह वीडियो बनाई गई है। तो सवाल तो उन पुलिसकर्मियों पर भी उठते हैं जो उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में यह सब हो रहा था।
बाकायदा देखिए पुलिस ने इस मामले में, अंबाला पुलिस ने पहले ही केस दर्ज कर लिया है और जांच के बाद जो जिला जेल ने वीडियो पाया है, अब कुरुक्षेत्र पुलिस ने भी इसमें जो मामला दर्ज कर लिया। अंबाला पुलिस आरोपी दिलबर की गिरफ्तारी कर चुकी है। फिलहाल उसकी टीम जो मामले को इसको लेकर जांच करे कि मोबाइल किस तरह से अंदर पहुंचा और कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल रहे, कोई सुरक्षा का कर्मचारी या जो तमाम जो पुलिस के अधिकारी या जो पुलिस की गश्त रहती है, वो लोग तो इसके अंदर शामिल नहीं रहे। इन पहलुओं की पुलिस भी जांच कर रही है। जी बिल्कुल। और फिलहाल कोई जांच में नाम सामने आया हो जिससे पता चल रहा हो कि ये मोबाइल अंदर कैसे पहुंचा, किसने पहुंचाया है, या ये हुक्के जैसी व्यवस्था कैसे की गई है अंदर? देखिए जो पुलिस ने फिलहाल, जो अंबाला पुलिस ने भी केस दर्ज किया है, कुरुक्षेत्र पुलिस ने भी केस दर्ज किया है और जो फिलहाल आरोपी है दिलबर, उसकी गिरफ्तारी कर चुकी है और उससे पुलिस दोबारा पूछताछ करेगी कि मोबाइल ये खुद लेकर अंदर गए थे या किसी ने इसको मोबाइल अंदर दिया है। तो इन तमाम पहलुओं की पुलिस जो उस बारीकी से जांच कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अशोक। तो फिलहाल जो है जांच जारी है कौन कौन इसमें शामिल है, क्योंकि बिना सुरक्षा व्यवस्था को तोड़े अंदर मोबाइल पहुंचाना बेहद ही मुश्किल काम है। तो कौन कौन इसमें शामिल है इसको लेकर जांच की जा रही है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब देखना ये कि आगे इस वीडियो पर क्या एक्शन लिया जाता है, इसमें जो कैदी नजर आ रहे हैं उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, ये सब अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वृंदावन में हुए दर्दनाक हादसे की, जिसमें भिवानी की एक महिला की भी मौत हुई है। परिजनों ने इस हादसे को लेकर बेहद गंभीर इल्जाम लगाए हैं और इस हादसे को सीधा सीधा लापरवाही बताया है। लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ है, ऐसा परिजनों का कहना है। और उन्होंने आरोप लगाए हैं कि पुरानी नाव और सेफ्टी जैकेट तक उसमें नहीं थे नाव में। इसके साथ ही नाव में सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे, ये परिवार के इल्जाम है और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो जगत कॉलोनी की निवासी थी आशा मिड्ढा, जो इस दर्दनाक हादसे में उनकी जान चली गई और इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया है। लेकिन परिवार जो है इस हादसे में जिस तरह से सुरक्षा में खामियां बता रहा है, लापरवाही बता रहा है, उसके बाद प्रशासन से मांग कर रहा है कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए, सख्त एक्शन हो। हादसे में अब तक 11 लोगों की जान चली गई। आशा रानी है जो कि वृंदावन गए थे बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने यमुना जी की परिक्रमा करने के लिए स्टीमर में बैठकर परिक्रमा शुरू करी। उन्हें इन बात का ज्ञान नहीं था बिल्कुल भी, ना ही स्टीमर वालों ने कोई लाइफ जैकेट दे रखी थी, ना कोई वहाँ पे प्रशासन का कोई आदमी मौजूद था, जिसके कारण ये हादसा हुआ। हो सकता है कि अगर लाइफ जैकेट होती तो मेरी माँ बच जाती। क्या किस प्रकार से परिक्रमा करते समय क्या घटना घटी, कोई पत्थर आकर के लगा, क्या हुआ था उस समय? परिक्रमा करते वक्त एक पुल वहाँ तैयार हो रहा था और पुल का ना कोई हिस्सा टूटकर वो आगे की तरफ आ गया, जो कि स्टीमर पर जा टकराया। स्टीमर पर टकराने से वो नाव पलटी होगी। पलटी होने के बाद कारण वो जितने भी यात्री थे सभी डूब गए। उस टाइम अगर लाइफ जैकेट होती तो हो सकता है मेरी माँ इस दुनिया में मेरे साथ खड़ी होती। उसमें कितने यात्री थे स्टीमर परिक्रमा करते समय और कितने लोग जो है वहाँ पर उस घटना के अंदर जो है एक्सपायर हो गए? उस टाइम जब एक्सीडेंट हुआ तो ये लगभग 28 श्रद्धालु थे, जिसमें से 10 की तो मौके पे मौत हो चुकी थी, जिसमें मेरी माँ भी थी। उधर रोहतक के गोहाना रोड पर एक युवक को गोली मार दी गई। दिन दिहाड़े सरेआम गोलियां मारी गई। प्रेमनगर निवासी के रूप में युवक की पहचान हुई है, जो इस गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गया है। फायरिंग की वारदात सामने आई। सीमेंट की दुकान पर ये युवक बैठा हुआ था, उसी वक्त अज्ञात हमलावर आता है और 4 गोलियां करीब युवक पर चलाकर मौके से फरार हो जाता है। जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायल प्रवीण को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। और दिन दिहाड़े सरेआम गोलीबारी की इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, आसपास की सीसीटीवी खंगाल रही है, जांच की जा रही है, लेकिन हमलावर अभी तक फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। गंभीर मामला है। जिस तरह से ये सामने आया है, व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठते हैं। वहीं जो अपराधी हैं वो कितने बेखौफ हो चुके हैं, ये भी पता चलता है इस तरह की वारदात से कि कैसे बेखौफ होकर वो सरेआम दिन दिहाड़े फायरिंग की वारदात को अंजाम देते हैं। एक युवक को जो सीमेंट की दुकान पर बैठा था, उस पर गोलियां चलाकर फरार हो जाते हैं।
3 गोलियां चलाई उसने, एक लड़के को लगी है, उसको तुरंत पीजीआई ले जाया गया। अब पीजीआई में उसकी तबीयत कैसी है ये नहीं पता अभी। पहले कोई रंजिश नहीं है, कोई कहा सुनी नहीं है, कोई कुछ नहीं। बेटा अकेला बैठा था, उसके ताऊजी बैठे हुए थे, एक ही बंदा था अकेला। 3 राउंड फायर हुए। आज हमें करीब 9:30 बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि गुहाना रोड पे एक वो केसरिया वगैरह की सीमेंट का शोरूम है, उस पर एक व्यक्ति को किसी ने गोली मारी है। जो मौके पर पहुंचे थे, इंजर्ड आने से पहले पीजीआई इलाज के लिए भेजा जा चुका था उनकी फैमिली की तरफ से। तो यहाँ पता किया जा रहा है किस कारण से क्या कुछ। अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आएगी, आगे तो आपको बता दें। अभी फिलहाल क्या हालात? अभी उसका इलाज चल रहा है पीजीआई में, अभी उधर जाएंगे, उसकी स्टेटमेंट वगैरह लेंगे। देखो अभी जो एक उसको पता लगा, अब एक तो उसको लगी है, एक तो एक्स्ट्रा और हुआ है, उसकी जांच कर रहे हैं। मेरे सहयोगी प्रदीप धनखड़ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी प्रदीप, एक फायरिंग की वारदात सामने आई है, क्या वजह सामने आ रही है जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया है? क्या कोई पुरानी रंजिश सामने आ रही है इसके पीछे? कुलदीप, फिलहाल जो कारण है उसका पता नहीं चल पाया है। मामला पूरा रोहतक के गवाना रोड का है। यहाँ एक युवक को गोली मारने की घटना सामने है। दिन दिहाड़े ये उसे गोली मारी गई है। वो सीमेंट की दुकान चलाता था। 37 वर्षीय प्रवीण है जो गवाना रोड पर अपनी सीमेंट की दुकान चलाता है। उसी दुकान के अंदर जो है घुसकर ऑफिस में जब वो बैठा हुआ था तो उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। इस फायरिंग में 4 गोलियां जो है प्रवीण को लगी हैं और वो बुरी तरह से घायल हो गया था। उसे गंभीर हालत में ही रोहतक के पीजीआई में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसकी हालत फिलहाल चिंताजनक बनी हुई है। मौके पर पुलिस पहुंची है, फोरेंसिक टीम आई है। हालांकि जो हमलावर हैं उनका पता नहीं चल सका कि आखिर उनकी संख्या कितनी थी और कितने ही आदमी थे। और वारदात को तुरंत अंजाम देते ही हमलावर मौके से फरार हो गए थे। पुलिस कई पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है। कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है देखने वाली बात होगी। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए प्रदीप। तो फिलहाल जो है पुलिस जांच में जुटी हुई है, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि कितने हमलावर थे, किस तरह से आए थे और आखिर क्यों जो है गोलियां चलाई गई। उधर प्रदेश भर में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सरकार के नए नियमों के खिलाफ ये प्रदर्शन है। सोनीपत में भी किसानों ने प्रदर्शन करते हुए हाईवे को जाम कर दिया। संयुक्त किसान बैनर के लिए किसानों ने ये प्रदर्शन किया। गोहाना जींद स्टेट हाईवे पर रतनगढ़ के पास जाम लगा दिया गया। किसानों का कहना है कि मंडियों में बायोमेट्रिक एंट्री और ट्रैक्टर ट्रॉली नंबर जैसे नियम लागू करना उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को परेशान कर रही है। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। अधिकारियों ने किसानों से बातचीत की और किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आने वाले समय में वो आंदोलन को और तेज करेंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटने वाले आंदोलन करें। तो बेटे देख लो, तुम देख रहे हो, नून तो ये भाई हमारे जवान खड़े कर दिए और हम किसान खड़े कर दिए। क्या इन दोनों चीजों ने यही काम रह गया? क्या इस सरकार के लिए शर्म नहीं आती? सरकार को इतनी बेवकूफी सरकार, इतनी भ्रष्ट सरकार जो कि 2011 के आंदोलन में यू मोदी खाली सिलेंडर ठाए फिरा था। हाय मार दिया महंगाई ने, हाय मार दिया महंगाई ने, हाय मार दिया महंगाई ने। आज महंगाई कहाँ जा रही है? ये मोदी का सूझ नहीं रही वो बात। और इन बेचारों को, ये भी तो हमारे बच्चे हैं, इन तो फिल्म बना दी भाई। वहीं किसानों के प्रदर्शन के बीच कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाबेन अनाज मंडी का दौरा किया और खरीद व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मंडी पहुंचकर गेहूं की नमी को खुद चेक किया और अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने किसानों और व्यापारियों से भी बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और आश्वासन दिया कि सरकार किसानों की हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रक्रिया जो है खरीद की उसे जारी रखा जाएगा। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, समय पर उनकी खरीद जो है वो सुनिश्चित की जाए।
किसानों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महात्मा ज्योतिबा फुले को नमन किया। जयंती पर सीएम ने फुले के विचारों को याद करते हुए कहा कि उनके जो विचार हैं वो युवाओं को प्रेरित करते हैं। कुरीतियों और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष की सराहना की जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया था। इसके साथ ही शिक्षा को परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम बताया और कहा कि महिलाओं और वंचितों के लिए शिक्षा का द्वार खोला। न्यायपूर्ण समाज निर्माण के लिए उनके जो विचार हैं वो सबको प्रेरित करते हैं। 21वीं सदी के भारत में खड़े हैं तो भी महात्मा ज्योतिबा फुले जी के विचार हमारे लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पर गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, यह मंत्र उस समाज सेवी महात्मा ज्योतिबा फुले की वो सोच का प्रतीक है जिसकी नींव साथियों बहुत लंबे समय पहले महात्मा ज्योतिबा फुले ने रखी है। आज सरकार की विभिन्न योजनाएं, चाहे वह गरीब के लिए आवास की हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं की हो, और साथियों या स्वच्छता अभियान जैसे महाअभियान हो, सभी का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना है। साथियों, इसी उद्देश्य के अनुरूप हमने हरियाणा में जनहित में अनेक निर्णय लिए हैं। साथियों, हमने जब ये विधानसभा का चुनाव चल रहा था, विधानसभा के चुनाव के अंदर भी हमने 217 संकल्प वो लिए थे। एक साल पूरा हुआ है, एक साल के अंदर हमने लगभग 62 संकल्पों को पूरा कर दिया है। 157 संकल्पों पर गति से काम चल रहा है। साथियों, एक एक संकल्प आम व्यक्ति के जीवन को बदलने का संकल्प है। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर ये संकल्प लिया था, हमारी सरकार अपने किसान की 24 की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगी। साथियों, हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना है जो अपने किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है। साथियों, हमने ये भी कहा था कि हमारी वो मातृशक्ति जिनकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन परिवार की रसोई में, माता बहन की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर ये मेरी सरकार पहुंचाने का काम करेगी। साथियों, आज वो पहुंच रहा है, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंच रहा है। मुझे खुशी है, लगभग 250 करोड़ रुपए से ज्यादा मैंने सब्सिडी के तौर पर उन बहनों के खाते में पहुंचाने का काम ये अभी किया है। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी कहा था कि हम जो पिछड़ा वर्ग है उसकी क्रीमी लेयर आए 6 लाख से बढ़ा करके उसको 8 लाख रुपए करने का काम करेंगे। साथियों, हमने उसको भी पूरा किया है। हमने पिछड़ा वर्ग भी को पंचायती राज संस्थाओं वह शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव में आरक्षण देने का प्रावधान हमने किया है। साथियों, हमने पिछड़े वर्ग के बीपीएल परिवार की बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपए सगुन के तौर पर देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू होने के साथ ही सियासत ने भी जोर पकड़ लिया है और अब करनाल मंडी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को घेरा, बायोमेट्रिक व्यवस्था खत्म करने की मांग उठाई। मंडियों में अव्यवस्था पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि किसानों पर नए नियमों का जो है जबरदस्ती थोपा जा रहा है। फसल खराबी पर मुआवजे की मांग भी की। मंडी सचिव से खरीद व्यवस्था पर उन्होंने बातचीत की है। तो लगातार विपक्ष जो है जो नए नियम है उन पर सवाल उठा रहा है और सरकार को निशाने पर लेकर कह रहा है कि जो नए नियम है उनसे किसानों की परेशानी बढ़ी है। वो ऐसा लगता है जैसे पहले धान में घोटाला हुआ,
और जो भी फसल आती है उसका घोटाला होता है। अब गेहूं में और सरसों में घोटाला होने जा रहा है, क्योंकि ऐसे कायदे कानून बना दिए। पहले तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा, किसी रिसीट लो, फिर पटवारी उसको वेरीफाई करेगा, फिर आओगे, फिर गेट पास कटेगा, फिर अंदर बायोमेट्रिक होगी, फिर फेशियल होगी। मतलब किसान को इतना मजबूर किया जाता है वो एमएसपी से सस्ता अनाज बेच दे। ये एक बड़ा भारी घोटाला है और मेरी परेशानी है, कोई इसका मकसद नहीं। अब 65-70 साल का आदमी हो जाए उसका तो बायोमेट्रिक वैसे भी होता है। जमीन हमारी लड़कियों के नाम भी है, किसान की महिलाओं के नाम भी है, क्या वो बायोमेट्रिक देने आएंगे? तो प्रदेश में गेहूं की खरीद को लेकर सियासत भी खरी खरी होने लगी है। एक और विपक्षी दलों के नेता मंडियों में डेरा जमाए हुए हैं, तो दूसरी ओर सरकार व्यवस्था के पुख्ता दावों से विपक्ष को जवाब दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए। सियासत की मंडी में तब्दील हो चुकी है। हरियाणा की मंडियां इन दिनों सियासत की मंडी में तब्दील हो चुकी हैं। हर चढ़ता दिन मंडियों में नेताओं की मौजूदगी का गवाह बनता है और शाम होते होते नेताओं की यही मौजूदगी हरियाणा की सियासत में बयानों का सैलाब ले आती है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता लगातार मंडियों में पहुंचकर गेहूं की नमी की जांच कर सियासत की गर्माहट को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे पहले धान का घोटाला हुआ और जो भी फसल आती है उसका घोटाला होता है। अब गेहूं में और सरसों में घोटाला होने जा रहा है, क्योंकि ऐसे कायदे कानून बना दिए। पहले तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा, किसी रिसीट लो, फिर पटवारी उसको वेरीफाई करेगा, फिर आओगे, फिर गेट पास कटेगा, फिर अंदर बायोमेट्रिक होगी, फिर फेशियल होगी। मतलब किसान को इतना मजबूर किया जाता है वो एमएसपी से सस्ता अनाज बेच दे। ये एक बड़ा भारी घोटाला है। उधर सरकार के मंत्री और विधायक भी लगातार मंडियों में पहुंचकर विपक्ष की सियासी आंच को व्यवस्था की जांच से कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। खुद कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा मंडियों में पहुंच रहे हैं, व्यवस्था जांच रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि मंडियों में व्यवस्था और वातावरण दोनों ठीक है। किसान की फसल ठीक बिके, कोई दिक्कत ना आए। कोई पिछली बार जो जीरी वेदर जो दिक्कतें आई है उनको ध्यान में रखते कुछ परिवर्तन किया है और वो परिवर्तन हम किसानों के साथ बैठ के उसको डिस्कस करते हैं। भाई गेट पास कटेगा, फिर उसका सारा सिस्टम जो होगा मंडी के अंदर ही होगा, अंदर जाके बाहर कुछ नहीं होगा। बाहर तो सिर्फ गेट पास कटेगा मंडी गेट। किसी किसान को वापस जाने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा प्रबंध कर लिया। बारदाना भी है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी है और कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। किसी किसान की मजदूर की अगर इसकी आड़ती कोई समस्या तो हम सुनने आए हैं, वो सुन के उनका समाधान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नायब सैनी भी विपक्ष की मंडियों वाली सियासत को सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं और ये बता रहे हैं कि प्रदेश में अब तक 17,37,000 मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में पहुंच चुका है। 3,92,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। किसानों को 13 करोड़ 9 लाख रुपए का भुगतान भी हो चुका है। इसके अलावा 3,400 मीट्रिक टन सरसों की सरकारी खरीद भी मुकम्मल की जा चुकी है। गेहूं की खरीद को लेकर के जो हमने 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू की थी, 1 अप्रैल से खरीद शुरू हुई थी। अब तक मंडियों में 17,37,000 मीट्रिक टन गेहूं की आवक हुई है। 17,37,000 मीट्रिक टन गेहूं की आवक मंडियों में हुई है। इनमें से 3,92,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी जा चुकी है और अब बारिश पड़ रही थी क्योंकि उठान के अंदर थोड़ी दिक्कतें, सारी चीज में दिक्कत आ रही थी। कुछ नमी भी हो रही थी उसके अंदर, उसके कारण भी थोड़ी परचेज नहीं हो पा रही थी। मौसम परमपिता परमात्मा ने खोला है और जल्दी ही, क्योंकि अब एकदम दबाव भी रहेगा पूरा मंडियों के ऊपर, हमारी पूर्ण तैयारी है। अब सवाल यह है कि जब सरकार ये दावा कर रही है कि व्यवस्था दुरुस्त है, मंडियों में किसानों को परेशानी नहीं है, तो विपक्ष मंडियों को अपनी सियासत का आधार क्यों बनाए हुए है? इस सवाल का जवाब वो नए खरीद के नियम हैं, जिन्हें लेकर कई जगहों पर किसानों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। दरअसल इस बार खरीद के नए नियम बनाए गए हैं,
जिसके तहत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, वाहनों की नंबर प्लेट होनी चाहिए, बिना वैध नंबर प्लेट के प्रवेश नहीं होगा, गेट पर वाहनों की फोटो ली जाएगी, साथ ही किसानों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगी। अब यही नियम हरियाणा की सियासत को मंडियों तक खींच लाए हैं और सियासी हंगामा जोर शोर से हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। तो उधर यमुनानगर के मुस्तफाबाद अनाज मंडी में किसानों से लूट की जा रही है। ऐसे आरोप हैं कि तौल के दौरान गेहूं की बोरी में अतिरिक्त वजन डाला गया। अनाज मंडी में फर्सी कांटे इस्तेमाल हो रहे थे। अनाज मंडी के सचिव ने 8 फर्मों पर जुर्माना लगाया है और 8 फर्मों के 75,000 के चालान काटे हैं। जिक्र आयुष्मान भारत योजना का, जिस पर अब संकट गहराता नजर आ रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा ने भुगतान में देरी को लेकर सरकार को चेतावनी दी है और कहा है कि अस्पतालों का जो बकाया है वो जल्दी से जल्दी उसे दिया जाए, जिससे आर्थिक दबाव ना बढ़े। आईएमए ने साफ किया है कि यदि 20 अप्रैल तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो निजी अस्पताल सामूहिक रूप से योजना से बाहर हो सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज की पूरी सुविधा उपलब्ध है। अब नजर सरकार के फैसले पर टिकी है कि मरीजों को राहत कैसे मिलेगी। ये सितंबर 2025 से हरियाणा में प्रॉब्लम आ रही है पेमेंट्स की। सितंबर 2025 से बिल्कुल पेमेंट्स आ ही नहीं रही है आयुष्मान हॉस्पिटल्स को। तो 6 महीने बहुत लंबा टाइम होता है किसी भी हॉस्पिटल को कि अगर उनकी पेमेंट्स ना आए तो वो कैसे मतलब काम कर पाएंगे आगे। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया है। परसों हमारी मीटिंग हुई थी ऑनलाइन, उसमें ये तय हुआ है कि हमने सारों ने सरेंडर लेटर्स हमें दिए हैं। अभी प्रक्रिया चल रही है, लोगों की सरेंडर लेटर्स हमारे पास आ रहे हैं। अगर 20 अप्रैल तक इस पे कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं होती है, कोई हमें नज़र नहीं आता कि कोई स्टेप लिया जा रहा है, तो 20 से फिर हम ये सरेंडर लेटर सरकार को। वहीं थाईलैंड से मोस्ट वांटेड आरोपी को भारत लाया गया। सीबीआई ने मोस्ट वांटेड आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिस पर कई संगीन मामले दर्ज हैं। साहिल चौहान हत्या, डकैती और आर्म्स एक्ट के केस उस पर दर्ज है। भूपी राणा गैंग का एक्टिव सदस्य माना जाता है। इंटरपोल रेड नोटिस के जरिए उसकी लोकेशन ट्रेस की गई और दिल्ली एयरपोर्ट पर हरियाणा पुलिस ने अब आरोपी को अपने कब्जे में ले लिया है। सीबीआई ने कई एजेंसियों के साथ मिलकर ये कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक 4 जनवरी 2017 को यमुनानगर के जगाधरी कोर्ट परिसर में गैंगवार के दौरान साहिल चौहान ने मोनू राणा पर फायरिंग की थी। उस समय मोनू राणा को एक केस की सुनवाई के लिए कोर्ट लाया गया था। इस मामले में उसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई थी और अदालत ने उसे 10 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि जमानत मिलने के बाद वो फरार हो गया था और विदेश भाग गया था, जिसके बाद सीबीआई ने उसे अब थाईलैंड से गिरफ्तार किया है और भारत लाया गया है आरोपी साहिल को।